दोस्तों नमस्कार, मैं विकी कुमार। इनसे मिलिए, ये हैं भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई। हाल ही में रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद अपूर्व होने की जंग में उतर गए हैं। हालांकि अपूर्व हो पाना मुश्किल है क्योंकि मुकाबला बहुत तगड़ा है। लंबी लंबी फेंकने का, ऊंची ऊंची बातें करने का, नैतिकता बघाड़ने का और खुद को सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट साबित करने का हमारे विश्व गुरु ने अपने शासन काल को अमृत काल का नाम दिया है। मगर इसी अमृत काल में हर तरफ फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में पूर्व चीफ जस्टिस और भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसी ऐसी बातें कही है कि सुनकर आप लहालोट हो जाओगे और लगेगा जब हुजूर पद पर थे तब तो इन्होंने कोई क्रांति ला दी ही होगी। तो साहब ने क्या क्या कहा और सच में क्या किया, इस पर आसान भाषा में एक तगड़ी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राष्ट्रीय सेठ अडानी की। इंडिगो एयरलाइंस ने जो हाल में तबाही मचाई है उसमें भी लोग अडानी कनेक्शन ढूंढ लाए हैं, यानी इसमें भी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तिल तिल करके जनता को परेशान किया गया। क्या है ये आरोप, इसे भी समझेंगे। और सबसे ज़ोरदार मामला हमारे विश्व गुरु का है। कहें कि विश्व गुरु की खुदाई भी ज़ोरदार है। उन्होंने फीता काटते और फीता काटने में खर्चा उड़ाने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। देसी भाषा में कहें तो घर फूंक तमाशा देख। वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है, इसीलिए आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की। पिछले महीने रिटायर हुए हैं। जब ये चीफ जस्टिस बनने वाले थे तब इन्होंने ढेरों नैतिकता की बातें कही थी, संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी थी। शपथ से पहले ही ये दावा भी कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे। लोगों को लगा पुष्पा स्टाइल में बोल रहे हैं, अपन झुकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही शपथ हुई और कुर्सी मिली तो साफ दिख गया कि इनके बोलने और करने में धरती आसमान का फर्क है। लोगों ने इनसे इसलिए भी उम्मीद लगाई थी कि दलित समाज से आते हैं, शायद दलितों के हालात पर कोई बड़ा कदम उठाएं। खुद को बार बार अम्बेडकरवादी बताते थे, सो उम्मीद थी कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा में कुछ दमदार करेंगे। कम से कम दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामलों में कोई सख्ती दिखेगी। मगर इनके कार्यकाल में ही हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जातीय भेदभाव के चलते जान दे दी। देश भर में दलितों पर अत्याचार जारी रहे। इतना ही नहीं, भरी अदालत में इन पर जूता फेंका गया, लेकिन हुजूर ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। अब ये बातें तो अलग रही, लेकिन जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ करना था उस पूरे दौर में इनका कामकाज देखे तो साफ लगेगा कि जितना करना चाहिए था उसमें उन्होंने बहुत कम किया, लगभग ना के बराबर। और जो किया उसका असर बहुत लंबा चलेगा क्योंकि ज़्यादातर फैसले सत्ता के पक्ष में जाते दिखे। सेठों के पक्ष में भी नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे। खुद इनके रिश्तेदार को बॉम्बे हाई कोर्ट में जगह मिली और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। इन्हीं की कलम से बीजेपी और संघ से जुड़े विवादित लोगों को न्यायपालिका में जगह दी गई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लगभग 56 जजों को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। ये भी हमने आपको पहले दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट में मामलों की लिस्टिंग को लेकर भी सवाल उठे। जहां धन्ना सेठों के केस आते थे वहां चुन चुन कर खास जज लगाए जाते थे, जबकि जिन जजों के पास मामले जाने चाहिए थे वहां नहीं भेजे गए। लोकतंत्र के महत्व वाले मामलों को भी गवई साहब ने कुछ चुनिंदा जजों के पास भेजा। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों जो बीजेपी और सत्ता से जुड़े थे उन्हें भी चुनिंदा जजों के पास सौंप दिया गया। एक एक केस याद दिलाएं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। आपको याद होगा सेठ अंबानी के बेटे का वंतारा वाला मामला। उसे जिस जज के पास भेजना चाहिए था जो रोस्टर में थे उनके पास नहीं भेजा गया, बल्कि उन जजों को दिया गया जिन पर पहले से कई तरह की चर्चाएं हैं। और फिर ऐतिहासिक रूप से धन्ना सेठ के बेटे को हमेशा के लिए सुरक्षा मिल गई। 20-22 दिनों में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और सुरक्षा दे दी गई। हमने पहले भी बताया था कि इनके परिवार ने लगातार सत्ता का लाभ लिया है। इनके पिता कभी कांग्रेस में थे और उसी दौरान पूरे परिवार ने जमकर लाभ लिया। अब किस ओर से लाभ मिल रहा होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर की हाई कोर्ट में नियुक्ति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की पूरी कहानी हम पहले बता चुके हैं। आज बस मोटे तौर पर याद दिला रहे हैं क्योंकि देश को अपने
दूसरे दलित चीफ जस्टिस से जो उम्मीद थी भारतीय संविधान से, लोकतंत्र से, जनता से, उन्हें इन्होंने बुरी तरह तोड़ा, वो भी बिल्कुल ठंडे चंद्रचूड़ स्टाइल में। हमारी वो बात भी याद रखिए, गोगोई से लेकर चंद्रचूड़ और फिर गवई, ये सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। और इस पिक्चर के मुख्य कलाकार कौन हैं, हलवा पूरी वाले ये कौन हैं, कमेंट में बताना है। आज गवई साहब की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हुजूर व्याख्यानों में बड़े लोकतांत्रिक बन गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लंबा भाषण दिया। कहा कि अभिव्यक्ति से जुड़े अपराधों में लंबी आपराधिक प्रक्रिया मौलिक स्वतंत्रता को भारी नुकसान पहुंचाती है, चाहे आरोपी बाद में बरी ही क्यों न हो। उन्होंने ये भी कहा प्रतिक्रिया ही सजा बन जाती है। यानी समझिए किसी पत्रकार, नेता, कार्यकर्ता या आम आदमी ने कुछ कहा, उस पर अपराध दर्ज हो गया, सालों कार्रवाई चलती रही, बाद में बरी भी हो गया, फिर भी पूरी प्रक्रिया ही उनके लिए सजा बन गई। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। पुलिस तो सत्ता के हाथ में खेलती है और सत्ता की विचारधारा से असहमत कोई भी व्यक्ति निशाने पर आ सकता है। ऐसी उत्पीड़न से बचने के लिए ही तो न्यायपालिका है। हुजूर ने अपने भाषण में अर्नब गोस्वामी, स्वर्गीय विनोद दुआ और मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों का जिक्र किया। लेकिन सवाल ये है, क्या विनोद दुआ और जुबैर की तुलना किसी भी तरह अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों से की जा सकती है, जो दिन रात झूठ, नफरत और उकसावे का एजेंडा चलाते हैं? पूर्व चीफ जस्टिस ने 1950 के रोमेश थापर और 1962 के फैसले को याद करते हुए कहा कि सरकार या उसकी नीति की कठोर आलोचना भी पूरी तरह संरक्षित है और केवल वही भाषण दंडनीय है जो हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था को तत्काल भड़काए। साफ था, तुरंत हिंसा भड़काने वाली स्पीच ही राजद्रोह बन सकती है। वैसे यही बातें आज भी अदालतें कहती हैं, लेकिन कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। अब आते हैं गवई साहब के कार्यकाल पर। रिटायरमेंट के बाद तो 1950 से 1962 के फैसले याद आ रहे हैं, लेकिन जब खुद कुर्सी पर बैठे थे तब अनुच्छेद 19(1)(a) को कितना लागू होने दिया, कितनी सुरक्षा दी। बस तो 3 उदाहरण याद करा देता हूँ। उसी समय पहलगाम की घटना हुई, कहा गया आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, पूरे देश में नफरती फैक्ट्री एक्टिव हो गई। सेना ने एक मुस्लिम महिला अधिकारी को आगे किया और उसके बाद प्रोफेसर महमूदाबाद ने सिर्फ देश की कटु सच्चाई बताई कि 10-11 साल से नफरत फैलाने का सिलसिला चल रहा है। इसके बाद उनके साथ जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। गिरफ्तारी, जांच कमेटी, एक फेसबुक पोस्ट पर तूफान। हमने पूछा भी आखिर ऐसी कौन सी अंग्रेजी लिख दी थी जो सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पाया और पुलिस समझ लेगी। एक तरफ प्रोफेसर महमूदाबाद को सच बोलने पर सजा मिली और दूसरी तरफ उसी पहलगाम मामले में एक बीजेपी नेता ने उस मुस्लिम महिला अधिकारी को आतंकियों की बहन कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एमपी हाई कोर्ट के एक जज ने हिम्मत दिखाई, ऑर्डर दिया और कथित रूप से उसी जज का ट्रांसफ़र और प्रमोशन रोक दिया गया। उधर बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे सिस्टम से राहत मिल रही है। पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की। यानी अगर सच बोलने वाला मुसलमान था, सिस्टम उसके खिलाफ, और अगर मुसलमान अधिकारी को गाली देने वाला बीजेपी नेता था, सिस्टम उसके साथ। अब बताइए, प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई? कहाँ थे चीफ जस्टिस BR गवई? इसी दौरान का मामला नेहा सिंह राठौर का भी है। सरकार की आलोचना की, पीएम से सवाल पूछा, बस FIR हो गई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं राहत नहीं, जमानत नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। नेहा के खिलाफ कार्रवाई तब हो रही थी जब गवई साहब चीफ जस्टिस थे। खुद को अम्बेडकरवादी बताते हैं, अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जिन्होंने हर नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। तो फिर नेहा ने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसी कौन सी भाषा, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है सरकार की कठोर आलोचना संरक्षित है। तो फिर संरक्षण गया कहाँ? आज रिटायरमेंट के बाद जब पद पर थे तब उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए कितना काम किया, कितने फैसले दिए।
एक तरफ सत्ता के आलोचकों को पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में इतना उलझा दिया जाता है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग और उनके पालतू किसी भी हद तक नफरती भाषण दे, कोई एक्शन नहीं। तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ भाजपा और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए है? बाकी लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं? क्या संविधान उनके लिए नहीं? कार्यक्रम में पूर्व चीफ जस्टिस ने इंटरनेट को भी सभी के लिए जरूरी बताया और कहा, अनिश्चित काल तक इंटरनेट बंद रखना असंवैधानिक है। मगर सवाल यह है, जब मोदी सरकार अभिव्यक्ति को दबाने और नियंत्रण करने की कोशिश करती रही तो हुजूर ने पद पर रहते हुए इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए क्या किया? सरकार की आलोचना पर जो पालतू अधिकारी FIR दर्ज करते हैं उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई? रिकॉर्ड निकालिए। 0 बटा सन्नाटा है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि विश्व गुरु के अमृत काल में सब लोग खुद को फेंकने की प्रतियोगिता में उतर गए हैं। काम भले 1 पैसे का न हो, पर भाषण ऐसे की तालियां रुके नहीं, बिल्कुल हमारे विश्व गुरु की तरह। जब विश्व गुरु की बात आ ही गई है तो आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर 2025 को हुजूर वाराणसी पहुंचे और 4 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई। एक RTI से पता चला, इस कार्यक्रम पर पूर्वोत्तर रेलवे ने 3 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च कर दिए, यानी लगभग 3.5 करोड़। ये तो ऑफिशियल खर्च है, अनऑफिशियल कितना होगा पता नहीं। RTI एक्टिविस्ट अजय वासुदेव ये डेटा लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, 2019 में जब पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई थी तब खर्च हुआ था 52 लाख। अब 6 साल बाद वही झंडी 6.5 गुना, आपकी आय भी 6.5 गुना बढ़ गई है क्या? तो पिछले महीने वाराणसी में 4 वंदे भारत को झंडी मिली, यानी एक ट्रेन को झंडी दिखाने का खर्च 84 लाख से ज़्यादा। 2023 में चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत के उद्घाटन में 1.14 करोड़ खर्च हुआ। इसमें से 1 करोड़ सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को। अब वाराणसी और इस देश की जनता से पूछिए, क्या उन्हें ये खर्च मंजूर है? अगर प्रधानमंत्री दिल्ली में घर बैठकर ऑनलाइन झंडी दिखा देते तो ट्रेन चलती या नहीं, या झंडी नहीं भी दिखाई जाती तब भी चल सकती थी। लेकिन फोटो और इवेंट ना बने तो भला फायदा क्या? सोचिए, 3.5 करोड़ सिर्फ झंडी दिखाने में उड़ गए। 3 करोड़ में तो न जाने कितनी बार यात्राएं मुफ्त कराई जा सकती थी। और जिस देश में लगातार ट्रेन हादसों में हजारों लोग मर रहे हैं, वहाँ सुरक्षा पर खर्च करने के बजाय फोटोबाजी पर करोड़ों झोंके जा रहे हैं। जनता रेल हादसों में मरती जा रही है, आंकड़े दबा दिए जाते हैं ताकि मुआवजा न देना पड़े, लेकिन झंडी दिखाने के लिए करोड़ों हैं, जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है। पर आप टेंशन मत लीजिए, अमृत काल में ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं। शेर पाला है तो खर्च तो आएगा ही। अब आते हैं असली चौंकाने वाली कहानी पर। हुजूर के दोस्त यानी अडानी जी। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस का मामला पूरे देश को परेशान कर रहा है। लाखों लोग फंसे हुए हैं, रोते, गुस्सा करते, भूखे, घंटों लाइन में, और कारण बताया जा रहा है पायलट और स्टाफ की कमी। लेकिन ठीक उसी समय एक खबर आई, अडानी डिफेंस ने भारत की सबसे बड़ी फ्लाइट ट्रेनिंग कंपनी FSDC और 820 करोड़ में खरीद लिया और पायलट ट्रेनिंग बढ़ाने का ऐलान किया। कांग्रेस ने पूछा, ये संयोग है या प्रयोग? 27 नवंबर को अडानी ने कंपनी खरीदी। 3 दिन बाद पूरे देश में फ्लाइट देरी और कैंसिल होने लगी। चैनलों पर एक ही लाइन, भारत में पायलटों की भारी कमी। पूरा माहौल बना दिया गया कि पायलट ट्रेनिंग पर फोकस बढ़ाना जरूरी है। क्या ये सब अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है? पहले भी ऐसा हुआ था। जब अडानी को निम्न गुणवत्ता का कोयला महंगे दाम पर बेचना था तब पूरे देश में कोयले की कमी का माहौल पैदा कर दिया गया। कहा गया बस 2 दिन का कोयला बचा है, देश अंधेरे में डूब जाएगा, और सीधा फायदा किसको? अडानी को हुआ। अब वही फॉर्मूला, जैसे ही अडानी ने पायलट ट्रेनिंग कंपनी खरीदी, देश में अचानक पायलटों की कमी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? अमृतकाल में किसी भी इत्तेफाक से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह गोदी मीडिया इस मामले को कवर कर रहा है, संदेह और बढ़ता जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है, जनता के किसी मुद्दे पर अगर गोदी मीडिया अचानक बोलने लगे तो समझ लीजिए दाल में सिर्फ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सत्ता और सेठ दोनों का लाभ इसमें जुड़ा होता है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए।